हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 5 है हमारा एसएससी जेईई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस 90 डेज क्रैश कोर्स से जुड़ सकें। और बीते पिछले 4 दिनों में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट किया है, जिसमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट मटेरियल और आज हम पेवमेंट डिज़ाइन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि पेवमेंट डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं, वो सभी आपके क्लियर हो जाएं। और मेक श्योर करें कि आप इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं, यानी कि इससे पहले के जितने भी मैंने 4 दिनों में लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप मेक श्योर करें कि आप उन सभी वीडियोज़ को क्लियर कर लें, मतलब देख लें, जिससे कि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो समझने में, और साथ ही साथ आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना पड़े आगे चल के। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन 90 डेज में हमारे ऊपर वर्कलोड बढ़ता जाएगा और हम कहीं ना कहीं अपने सिलेबस को मतलब ख़त्म करने वाले होंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप पीछे किसी भी तरह का काम को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप पीछे किसी काम को अधूरा छोड़ेंगे तो उसका फ़र्क जो है ऑब्वियसली आगे पड़ने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है पिछले वीडियोस को भी कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियोस के लिए किसी तरह का बर्डन ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं अगर आज की टॉपिक पे, तो आज का टॉपिक है पेमेंट डिज़ाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जानने चाहिए और जो जेईई एग्जाम्स में तुरंत डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। बस आपको करना ये है कि आपको हमें सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सही सबसे पहले अगर हम बात करें पेमेंट के बारे में, तो पेमेंट होता क्या है। तो पेमेंट होता है एक लोड बियरिंग एंड लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट ऑफ अ रोड। यानी कि जो पेमेंट होता है वो हमारा लोड बियरिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट होता है रोड का, यानी कि जिस पे हमारा लोड पड़ता है, और पेमेंट ही है जो हमारे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे एरिया पर। ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितने टाइप के हमारा पेमेंट होता है, तो पेमेंट हमारा 4 टाइप का होता है। पहला है फ्लेक्सिबल, दूसरा है सेमी रिजिड, तीसरा है रिजिड और चौथा है कंपोजिट। यहाँ पे हम बेसिकली अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल की और रिजिड की। रिजिड में जो होता है, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा अगर आपको एक पॉइंट बताऊं, फैक्ट बताऊं, तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन एंड लेयर बाय लेयर होता है। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है वो ग्रेन बाय ग्रेन एंड लेयर बाय लेयर होता है। यानी कि जो आपका लोड है वो धीरे धीरे फैलते हुए आपका एट द एंड जो है सबग्रेड के थ्रू सॉइल में या फिर अर्थ में पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वही रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट में जो आपका लोड ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, यूजुअली होता है, और इसमें जो है आपका स्लैब एक्शन होता है। यानी कि ये आपका, जैसे देखिए, अगर आपका ये आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो यहाँ पे जो आपका ये होगा ट्रांसफर होगा लोड का, वो कुछ इस तरह से धीरे धीरे नीचे फैलते हुए जाएगा लेयर बाय लेयर। लेकिन अगर हम बात करें क्या बोलते हैं इसका, स्लैब एक्शन का, मतलब रिजिड पेमेंट की, तो इसमें क्या होता है, स्लैब एक्शन होता है। इसमें जो आपका लोड ट्रांसफर होगा वो एकदम इस तरह से होगा, डायरेक्टली पूरा नीचे। ठीक है। यहाँ पे जो आपका लोड पड़ेगा वो डायरेक्टली ऐसे बैठेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपके 4 लेयर होते हैं, वही रिजिड पेमेंट में आपके सिर्फ 3 लेयर होते हैं। और ये 4 लेयर कौन से होते हैं, तो सबसे नीचे होता है सब ग्रेड, उसके ऊपर होता है सब बेस, उसके ऊपर होता है बेस, और उसके ऊपर होता है वियरिंग लेयर। यानी कि सब ग्रेड, सब बेस, बेस और वियरिंग लेयर। और अगर हम बात करते हैं रिजिड की, तो आपका सब ग्रेड, उसके बाद बेस और उसके बाद वियरिंग लेयर। ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होते हैं हमारे रिजिड पेमेंट में, सब ग्रेड, बेस और वियरिंग लेयर। उसके बाद अगर हम बात करें, लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सबग्रेड, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एट द एंड जो है आपका जो लोड है वो सबग्रेड के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, लेयर्स रिफ्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ लोअर लेयर, फटीग, क्रैकिंग एंड रटिंग। इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, इस पॉइंट के थ्रू ये हम बताना चाहते हैं कि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जिस तरह के भी डिफ्लेक्शंस होते हैं, किसी तरह का डिफ्लेक्शन है वो क्या है, मतलब अगर आपका ऊपर लेयर में कोई भी अगर आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है नीचे के डिफॉर्मेशन को। यानी कि अगर आपके नीचे के लेयर के, यानी कि अगर आपके सबग्रेड में या सब बेस में किसी तरह का डिफॉर्मेशन आता है, किसी तरह का क्रैक या फेलियर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो क्रैक या डिफॉर्मेशन है वो आपके ऊपर जो है उसी जगह पर रिफ्लेक्ट होगा, वहीं पे पता चलेगा, दिखेगा। और अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितने तरह के, यानी किस तरह से जो है डिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, डिफॉर्मेशन आ सकते हैं, तो वो ये 3 तरह हैं, फटीग, क्रैकिंग और रटिंग।
ये तीन टर्म्स हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उन डिफॉर्मेशंस को जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आती हैं। और अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट में फटीग, क्रैकिंग एंड पंपिंग होता है। यानी कि ये तीन फेलियर्स हैं, ये तीन क्राइटेरिया डिफॉर्मेशन या कंडीशंस हैं जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो कि एक फेलियर कंडीशन है किसी भी रिजिड पेमेंट में। और फ्लेक्सिबल पेमेंट में फटीग, क्रैकिंग और रटिंग। इसके बाद अगर हम बात करें कि रटिंग क्या होता है, पंपिंग क्या होता है, तो रटिंग मतलब होता है लोकलाइज्ड डिप्रेशन। रटिंग मतलब क्या होता है, लोकलाइज डिप्रेशन। यानी कि किसी रोड का, अगर ये रोड है तो यहाँ पे किसी एक सेपरेट जगह पे, यानी लोकल डिप्रेशन है, यहाँ पे एक सिंपल डिप्रेशन हो गया, तो इसे हम रटिंग कहते हैं। जो डिप्रेशन होगा लोकलाइज्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, रटिंग कहते हैं। और अगर हम बात करें फटीग की, तो हम सभी को पता है फटीग क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। फटीग मतलब होता है कि अल्टरनेट क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, अल्टरनेट, अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे अल्टरनेटली कंप्रेशन और टेंशन फोर्स लगे, अल्टरनेटली कंप्रेशन और टेंशन फोर्स लगे, तो वहाँ पे उस कंडीशन में जो फेलियर होता है उसे हम फटीग कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब यहाँ पे अगर कोई रोड है, वहाँ पे जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ियाँ चलेंगी, जब आपकी गाड़ियाँ चलेंगी, तो यहाँ पे जो है आपके जो आपका रोड है वो स्ट्रेस में आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे गाड़ियाँ निकल जाएंगी, तो ये आपका जो लोड, मतलब यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, रोड है, वो क्या हो जाएगा, उस पर किसी भी तरह का स्ट्रेस वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे फटीग किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे फटीग इस तरह से हो रहा है कि एक बार आपका कंप्रेशन हो रहा है, एक बार आपका कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, उसके बाद फिर से न्यूट्रल हो जा रहा है, फिर से उसके कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, फिर से न्यूट्रल हो जा रहा है। तो इस तरह से करके यहाँ पे क्या होता है, फटीग कंडीशन जनरेट हो जाता है। और क्रैक तो हम सभी को पता है, क्रैक मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें पंपिंग की, कि पंपिंग का मतलब क्या होता है, तो पंपिंग का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ सॉइल स्लरी थ्रू जॉइंट्स एंड क्रैक्स ऑफ सीसी पेमेंट। यानी कि जो भी कंक्रीट पेमेंट होता है, अगर कंक्रीट पेमेंट में, अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि जो रोड होता है, उस रोड में कहीं कहीं अगर क्रैक हो जाते हैं, या फिर कहीं अगर रोड के नीचे हमारा सबसे मेन जो कैसे एनिमी है, यहाँ पे किसी भी रोड के लिए जो सबसे मेन एनिमी है वो है वाटर। अगर वाटर यहाँ पे कहाँ पहुँच जाए, सबग्रेड के पास पहुँच जाए, अगर किसी तरह से वाटर सबग्रेड या सबग्रेड के नीचे पहुँच जाए, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ के सॉइल को लिक्विफाइड कर देगा, यानी कि मडी बना देगा, मड बना देगा। और फिर क्या होगा, जब इस रोड पे लोड पड़ेगा, यानी गाड़ियाँ निकलेंगी, तो क्या होगा, ये जो मड है वो इस लोड की वजह से यहाँ से साइड से बाहर निकलेगा। इसे ही हम पंपिंग कहते हैं। ठीक है, इजेक्शन ऑफ सॉइल स्लरी, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, इजेक्शन मतलब कि बाहर निकलना सॉइल स्लरी का, मतलब मड का या फिर सॉइल स्लरी का, थ्रू जॉइंट्स एंड क्रैक्स, जो भी जॉइंट्स या क्रैक्स है उसके थ्रू। क्योंकि वहाँ पे जो वाटर पहुँच गया है, उसने क्या किया, उसने वहाँ के सॉइल्स को स्लरी में फॉर्म कर दिया है, वहाँ के सॉइल को मड बना दिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब भी लोड पड़ेगा तो उसके जॉइंट्स और क्रैक से जो है जितने भी वो मड बना है वो क्या होगा, इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा। इसे ही हम पंपिंग कहते हैं। और एट द एंड अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो एट द एंड, अगर ये आपका रोड है और ये आपका नीचे सबग्रेड और सॉइल है, तो एट द एंड, क्योंकि ये सभी जो है सॉइल है वो स्लरी फॉर्म में बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे हमारा वॉइड जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे लोड पड़ेगा, तो यहाँ पे लोड पड़ने की वजह से यहाँ पे हमारा बीच में जो है डिफ्लेक्शन आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि क्रैक आ जाएगा, और हमारा रोड फेल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपके 4 लेयर होते हैं, जबकि रिजिड पेमेंट में आपके 3 लेयर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लोड ट्रांसफर की, तो लोड ट्रांसफर किस तरह से होता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन एंड लेयर बाय लेयर होता है, जबकि आपका रिजिड में स्लैब एक्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, कि किसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसी होती है, तो जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें जो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होता है, जबकि रिजिड पेमेंट में आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे रिजिडिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल की, कि हम किस तरह के मटेरियल को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम बिटुमिन एंड एग्रीगेट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में और रिजिड पेमेंट में, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वो उसमें जो है किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर आपका पेमेंट फ्लेक्सिबल है तो उस टेम्परेचर की वजह से उसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, जबकि अगर आपका रिजिड पेमेंट है तो वहाँ पे जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंगली कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लोडिंग, कि इफेक्ट ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंगली किस तरह से इफेक्ट होगा लोडिंग का किसी भी पेमेंट पे, तो अगर हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है और हमारा जो लोडिंग है वो नॉर्मल है, यानी कि जो आपका सरफेस है उसके नॉर्मल है, तो उस समय, यानी कि नॉर्मल लोडिंग है, यहाँ पे नॉर्मल मतलब ये नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल मतलब है कि नॉर्मल लोडिंग है,
कोई ज़्यादा यहाँ पे एक्सेस में लोडिंग नहीं है, बस नॉर्मल लोडिंग है। तो नॉर्मल लोडिंग के अंडर में जो अंडरगोस डिफॉर्मेशन अंडर द लोड, यानी कि जो जहाँ पे आपका लोड लग रहा है वहाँ पे जो रोड है वो डिफॉर्मेशन में जाता है। और अगर हम बात करें एक्सेसिव कंडीशन में, यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अधिक लोड पड़े तब क्या होता है, तब वहाँ पे लोकल डिप्रेशन आ जाता है, यानी रटिंग हो जाता है रोड पे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल लोडिंग लग रहा है, मतलब कि नॉर्मल लोडिंग लग रहा है मतलब जितने के लिए हमने डिज़ाइन किया है या फिर जितना लोड आ सकता है, जितना हमारे लिए एक्सपेक्टेड है, अगर उतना लोड आएगा तो हमारा डिफॉर्मेशन के अंदर में जाएगा रोड, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सेसिव लोड लगाएंगे तो हमारे रोड में क्या हो जाएगा, रटिंग हो जाएगा, यानी कि लोकल डिप्रेशन हो जाएगा। और अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट में, तो रिजिड पेमेंट में अगर हम नॉर्मल लोड लगाएंगे तो नॉर्मल लोड लगाने पे वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा और कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम एक्सेसिव लोड लगाएंगे, जरूरत से ज़्यादा लोड लगाएंगे, तो वहाँ पे जो है क्रैक ऑन द सरफेस ड्यू टू रप्चर, यानी कि तब हमारा क्या है, सरफेस में क्रैक आ जाएंगे रप्चर की वजह से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी आपका कैसा होता है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट आपका लेस ड्यूरेबल होता है, हम सभी को पता है, और रिजिड पेमेंट जो होता है वो आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। यानी कि ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट लेस ड्यूरेबल। और अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल कंडीशन की, कि किस कंडीशन के लिए, यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन मतलब होता है किस कंडीशन के लिए हम जो रोड है हमारा उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन करते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो कौन सा ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है जिसके लिए हम रोड को डिज़ाइन करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो हम ये जो क्रिटिकल कंडीशन लेते हैं जिसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं, वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जो भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है वो सही तरीके से, सही ढंग से, सही एरिया में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन हम लेते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट को। और अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं रिजिड पेमेंट की, कि हम किस तरह से कौन सा ऐसा कंडीशन लेते हैं, कौन सा हमारा क्रिटिकल कंडीशन होता है जिसके लिए हम रिजिड पेमेंट को अगर डिज़ाइन करते हैं, तो वो है फ्लेक्सुरल स्ट्रेस अकरिंग इन द स्लैब ड्यू टू व्हील लोड एंड टेम्परेचर स्ट्रेस। यानी कि इसमें जब हम रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस लेते हैं, जो कि कब हो रहा है, जो कि व्हील लोड और टेम्परेचर स्ट्रेस के वजह से अकर होगा, ठीक है। यानी कि हम इसे जो है यहाँ पे अगर हम बात करें छोटा सा, कि जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम आप कह सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, और जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसे हम करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए, या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए हम लोग रिजिड पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। वो और ये जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है व्हील लोड और टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर के बारे में। कॉन्टैक्ट प्रेशर का मतलब होता है कि जब आप किसी रोड पे आपका टायर है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो आपका कॉन्टैक्ट लग रहा है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसके बीच जो कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसके बीच कितना प्रेशर आ रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर। और टायर प्रेशर मतलब होता है कि टायर में जो आपके एयर फिल किए गए हैं, ठीक है, टायर में जो आपके एयर फिल किए हैं उनके द्वारा टायर में कितना प्रेशर है, ठीक है, टायर में कितना प्रेशर है, इसे हम टायर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टायर प्रेशर और ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब हम बात करते हैं, हमें पता है कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसे होगा। अगर हम निकालना चाहें कॉन्टैक्ट प्रेशर को, वैल्यू को, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर को हम आराम से निकाल सकते हैं कि व्हील लोड टोटल लोड अपॉन एरिया, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब यहाँ पे व्हील लोड, कितना व्हील का टोटल लोड पड़ रहा है हमारा एक व्हील के द्वारा, और उसका कितना एरिया है इम्प्रिंट का। एरिया ऑफ इम्प्रिंट मतलब कि हमें सभी को पता है कि अगर ये व्हील है तो ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे एरिया के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसका कुछ पोर्शन ही है जो यहाँ पे क्या बोलते हैं अर्थ से टच है, यानी कि कुछ पोर्शन के द्वारा ही जो है लोड को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस एरिया को जितना लोड ट्रांसफर कर रहा है, जितना उस वहाँ पे क्या बोलते हैं एक्टिवली पार्ट कर रहा है, एक्टिवली एक्ट कर रहा है, उसे हम इफेक्टिवली एक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ इम्प्रिंट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हो गया, व्हील लोड अपॉन एरिया ऑफ इम्प्रिंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजिडिटी फैक्टर की, कि रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है हमारा। तो रिजिडिटी फैक्टर एक तरह का एक तरह का फैक्टर है जिसका हम यूज़ करते हैं डिजाइनिंग में। तो अगर हम बात करें रिजिडिटी फैक्टर का क्या बोलते हैं वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, ठीक है, C/T। आप याद कर सकते हैं C/T, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, CT पढ़ा होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी CT, तो आप यहाँ से बस करिए C/T, यानी C से कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरह से ये रिजिडिटी फैक्टर जो रिजिडिटी फैक्टर है वो किस तरह से वैरी करता है और मतलब टायर प्रेशर के चेंज होने पे, तो अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर को जो है, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर को एक तरह से समझिए कि हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 0.7 ले लेते हैं। लेकिन जो नया रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसमें हम 0.8 MPa टायर प्रेशर को ले रहे हैं, ठीक है। अब जो है हमारा ये हुआ है, क्या बोलते हैं
अमेंडमेंट हुआ है नया नया, उसमें हम 0.8 वैल्यू बताया गया है, रिकमेंड किया गया है, लेकिन इससे पहले जो वैल्यू था वो 0.7 MPa था। ठीक है, तो अगर हमारा जो टायर प्रेशर है, अगर हमारा टायर प्रेशर जो है, अगर हम बात करते हैं टायर प्रेशर की, तो यहाँ पे जो टायर प्रेशर है अगर वो 0.7 MPa से कम है, किससे कम है, 0.7 MPa से कम है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये है क्या बोलते हैं रिजिडिटी फैक्टर है, रिजिडिटी फैक्टर में जो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर है इसे आप 0.7 पे फिक्स कर दें। अगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 0.7 MPa हम लोग लेते हैं, लेकिन नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 0.8 है, वो तो ठीक है, उसे हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम 0.7 पे अगर हम बात करें तो 0.7 MPa अगर हम कॉन्टैक्ट प्रेशर को रख देते हैं, और टायर प्रेशर किस तरह से वैरी करता है, टायर प्रेशर के वैरी करने पे किस तरह से हमारा रिजिडिटी फैक्टर वैरी करता है, उस पर अगर हम बात करें तो अगर टायर प्रेशर जो है 0.7 MPa से कम है, यानी कि अगर ये 0.7 MPa से हम कम कर देंगे तो जो हमारा रिजिडिटी फैक्टर है वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 0.7 से बराबर कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर हम इसे 0.7 से बड़ा रखेंगे तो बड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम बात करते हैं। और एक और चीज़ कि अगर यहाँ पे जो है वैल्यू जो है टायर प्रेशर की वो 0.7 MPa से कम है, किससे कम है, 0.7 MPa से कम है, तो जो है आपका कंप्रेशन यानी कि जो टायर है उसमें जो है कंप्रेशन कंडीशन जनरेट होगा। और अगर आपका 0.7 से ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पे जो है आपका टायर में जो है टेंशन स्ट्रेस लग रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम कंप्रेसिव कंडीशन कहते हैं और इसे आप टेंसाइल कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो मैं मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो सभी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो छोटी मोटी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं क्योंकि मुझे लगा कि वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आप इन सभी पॉइंट्स को याद में रखें। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत मतलब एकदम सर हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सिविल इंजीनियरिंग का आपकी ही तरह। और यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे की मदद से मैं आपसे और आप मुझसे सीख कर सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे और बढ़िया से जानेंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे। तो अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप किसी भी तरह का झिझक मत करें और ज़रूर से पूछें, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो अगर किसी तरह का मतलब सजेशन है तो आप ज़रूर से मुझे सजेस्ट करें, जिससे कि मैं इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकूँ आपके लिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंट अमेंडमेंट में यहाँ पे जो है इस वैल्यू को 0.8 कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कमर्शियल व्हीकल क्या होता है, कब हम किसी व्हीकल को कहेंगे कि हाँ ये व्हीकल कमर्शियल व्हीकल है, तो हम किसी भी व्हीकल को तब कमर्शियल व्हीकल कहते हैं जब उसका जो लोड है वो क्या हो जाए, 3 टन से ज़्यादा हो जाए। जब आपका लोड जो है व्हीकल का वो 3 टन से ज़्यादा हो जाता है तब उसे हम कमर्शियल व्हीकल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हमारा ट्रैफिक फॉरकास्ट, यानी कि हम ट्रैफिक को किस तरह से फोरकास्ट करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपको पेमेंट को डिज़ाइन करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक आता है, कितना ट्रैफिक जाता है, जिसके हिसाब से आप बता सकें कि हाँ यहाँ पे जो है हमें कितना लेन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितनी लेन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ हमें कितनी थिकनेस देना चाहिए, हमें यहाँ का सॉइल कैसा है, उस अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन करेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पता करें कि वहाँ पे जो है ट्रैफिक फॉरकास्टिंग कितनी है। आगे चल के यहाँ पे ट्रैफिक जो है कितना बढ़ सकता है, यहाँ पे कितना स्कोप है, कैसा स्कोप है कि मतलब यहाँ पे कैसा स्कोप है कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना बढ़ सकता है, आगे चल के कितना इस रोड का यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे ट्रैफिक फॉरकास्ट में देखते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी पेमेंट को डिज़ाइन करने के लिए ट्रैफिक फॉरकास्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो n है वो है नंबर ऑफ कम्युलेटिव कमर्शियल व्हीकल ड्यूरिंग डिज़ाइन लाइफ, यानी कि रोड के पूरे डिज़ाइन लाइफ में कितने नंबर ऑफ कम्युलेटिव कमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं। ठीक है, ये कम्युलेटिव है, मतलब कि सबमेशन है, यानी ये कितने पूरे साल में, पूरे डिज़ाइन लाइफ में, इस रोड के पूरे डिज़ाइन लाइफ में कितने कमर्शियल व्हीकल्स चलें, इसके बारे में बताया जा रहा है n के द्वारा। और अगर हम बात करें r, तो r क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन ट्रैफिक है, जो कि IRC 37 में बताया गया है, IRC 37 2001 में बताया गया है। और p जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे एट लास्ट काउंट। ठीक है, यानी कि p जो है वो हमारा नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल है हर दिन का। और x जो है वो है कंस्ट्रक्शन लाइफ, x जो है हमारा डिज़ाइन लाइफ है, क्या है, डिज़ाइन लाइफ है। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मूला की, फार्मूला क्या है हमारा, तो फार्मूला है हमारा 365A। ठीक है, 365A ब्रैकेट में 1 + r पे होल पावर n - 1 बाई r। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो क्या है, a = p 1 + r पे होल पावर x। ठीक है, ये फार्मूला काफ़ी बड़ा है, तो ये जो फार्मूला है वो आपका मेंस में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे जरूर से याद रखें। n = 365A ब्रैकेट में 1 + r पे होल पावर n - 1 बाई r, वेयर a = p 1 + r पे होल पावर x। ठीक है,
अगर आप ध्यान से थोड़ा सा मतलब अगर देखें तो ये फार्मूला कुछ कुछ जो है जो आपका ये होता है क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला होता है उससे कुछ कुछ रिलेटेड है, मतलब कुछ कुछ वैसा ही है। तो आप उसको ध्यान में रख के थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं कि 365 वन प्लस आर पे होल पावर एन माइनस वन अपॉन आर, वेयर ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर पे होल पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे n, यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका n आएगा, देन दिस वैल्यू n इज मॉडिफाइड बाय मल्टीप्लाइंग सर्टेन फैक्टर्स विच इज LDF एंड VDF। यहाँ पे ये जो हमारा n का वैल्यू आने वाला है, इस n की वैल्यू को भी हम मॉडिफाई करते हैं कुछ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, जो कि हमारे क्या है LDF हैं और VDF हैं। LDF मतलब होता है लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और VDF मतलब होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर। अगर हम बात करते हैं लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, तो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अलग अलग मतलब रोड्स के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कि जो अगर अलग अलग कंडीशन की हम बात करें, तो अगर आपका सिंगल कैरियज वे है, अगर आपका कैरियज वे सिंगल कैरियज वे है, तो एक लेन के लिए यानी सिंगल लेन के लिए जितनी गाड़ियाँ जाएंगी और जितनी गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, अगर मानते हैं कि जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं वो N1 है, उनका नंबर N1 है, और जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं वो N2 है, तो यहाँ पे जब हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, वहाँ पे हम उसे 1 लेंगे। यहाँ पे जो LDF हम लेंगे वो कितना लेंगे, 1 लेंगे, और N1 प्लस N2 ये तो हमारा फोरकास्ट हो गया कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फैक्टर हो गया LDF वो कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर हम बात करते हैं 2 लेन की, ठीक है, यानी कि आपकी व्हीकल कितनी है, 2 लेन की है, यहाँ पे जो व्हीकल है वो आपकी 2 लेन है, तो तब जो आप LDF लेंगे, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेंगे, वो क्या करेंगे 0.5 कर देंगे N1 प्लस N2 के। यहाँ पे जो आपका लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0.5 है। और अगर हमारा जो है जो रोड है सिंगल कैरेज में ही 4 लेन है, तब हम जो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेंगे वो कितना लेंगे, 0.4 लेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो N1 और N2 है, ये N1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और N2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि रोड तो दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो N1 और N2 को हम लोग जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। ठीक है, इसे जोड़ के, और ये जो हमारा 1 या फिर 0.5 या फिर 0.4 हम लोग ले रहे हैं, ये हमारा LDF हो जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं डुअल कैरिज वे की, यानी कि अगर हमारे रोड में बीच में क्या है, यहाँ तक हमने जिस भी रोड की बात की है उनमें किसी भी तरह का मीडियन नहीं था, ठीक है, किसी भी तरह का मीडियन नहीं था। लेकिन अब हम जिन रोड की बात करेंगे जिसे हम डुअल कैरिज वे कह रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें हम मीडियन की बात, उनमें मीडियन होगा, ठीक है, डुअल कैरिज वे है तो उनमें मीडियन होगा बीच में। ठीक है, तो हम बात करें अगर पहले कंडीशन की, जो कि है 2 लेन, जो कि है 2 लेन रोड, यानी कि अगर आपका रोड कैसा है 2 लेन है, तो आप जो यहाँ पे LDF लेंगे वो कितना लेंगे, 0.75 मैक्सिमम ऑफ N1 या N2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा N1 या N2 में से जो बड़ा है, जो भी बड़ा है उसे हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा मतलब हमारा निकल जाएगा कि हमें कितने व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले कंडीशन की, जो कि है हमारा 3 लेन रोड। अगर हमारा 3 लेन रोड है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा 0.6 मैक्सिमम ऑफ N1 N2। और अगर हमारा अगला कंडीशन की हम बात करें जो कि है 4 लेन रोड, तो 4 लेन रोड के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 0.45 मैक्सिमम ऑफ N1 एंड N2। इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है व्हीकल डैमेज फैक्टर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड्स एंड एक्सल कॉन्फ़िगरेशन टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड्स रिपीटेशन। यानी कि व्हीकल डैमेज फैक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जितने भी यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स हैं अलग अलग तरह के, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियाँ सिर्फ एक तरह की चलेंगी किसी रोड पे, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ चलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हीकल डैमेज फैक्टर के थ्रू हम जो ये अलग अलग गाड़ियाँ हैं, जितनी भी अलग अलग गाड़ियाँ हैं, उनको हम एक स्टैंडर्ड एक्सल लोड में, यानी कि ऑब्वियस बात है अगर गाड़ियाँ हैं तो उसमें एक्सल्स होंगी, तो अलग अलग एक्सल लोड्स को हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड एक्सल लोड में, यानी कि इक्वलेंट कर लेंगे किसी एक स्टैंडर्ड एक्सल लोड में। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि हम व्हीकल डैमेज फैक्टर को यानी VDF को किस तरह से चेंज, मतलब किस तरह से VDF का फॉर्मूला लिख सकते हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सल लोड्स को, कमर्शियल एक्सल लोड्स को हम स्टैंडर्ड एक्सल लोड में चेंज कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि व्हीकल डैमेज फैक्टर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल अपॉन कमर्शियल व्हीकल एक्सल, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल एक्सल। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आप मान के चलिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्म मतलब ये दिया है, क्या कह सकते हैं आप, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि इफ़ 500, अगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप देखिए, इफ़ 500 व्हीकल्स इज इक्वल्स टू 5000
स्टैंडर्ड एक्सल लोड, ठीक है, अगर 500 व्हीकल जो हैं वो 5000 स्टैंडर्ड एक्सल लोड के बराबर हैं, तो बताइए कि यहाँ पे व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा, तो व्हीकल डैमेज फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड्स, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स अपॉन नंबर ऑफ कमर्शियल एक्सल्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सल्स कितने हैं, स्टैंडर्ड एक्सल है यहाँ पे 5000, तो 5000 अपॉन जितने भी हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं वो कितने हैं 500। तो यहाँ पे हम कट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो व्हीकल डैमेज फैक्टर है वो कितना है, 10 है। यानी कि हमारे जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल मिल जाएंगे। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। व्हीकल डैमेज फैक्टर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एक्सल अपॉन कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, S/C, स्टैंडर्ड एक्सल लोड अपॉन स्टैंडर्ड एक्सल, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल अपॉन नंबर ऑफ कमर्शियल एक्सल, S/C। उसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, अगले फैक्टर की, जो कि है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का मतलब ये होता है कि लोड ऑन अ सिंगल टायर which will cause an equivalent magnitude of pre-selected parameters at a given location to that resulting from the multiple wheel loads at same location। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा है कि आप मान लीजिए कि हम एज्यूम करते हैं कि कोई एक ऐसा सिंगल व्हील लोड है, कोई एक ऐसा सिंगल व्हील है जिसके थ्रू हम मल्टीपल जितने भी मल्टीपल यानी कि जितने भी हमारे लोड्स लगे हैं उस क्या बोलते हैं उस रोड पे, उनसे जितने भी तरह के प्री सिलेक्टेड पैरामीटर्स है, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड का मतलब ये कि एक ऐसा इक्विवेलेंट व्हील जिसके थ्रू हम मल्टीपल व्हील्स का जो इंप्रेशन है, मल्टीपल व्हील्स का जो इफेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें। आप एक तरह से कह सकते हैं जो मल्टीपल व्हील्स जो उस रोड पे चलने वाली हैं उनका एक इक्विवेलेंट, एक रिजल्टेंट सिंगल व्हील क्या होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि सिंगल व्हील से जो डिफ्लेक्शन होने वाला है वो क्या होगा, जितना सिंगल व्हील से एक डिफ्लेक्शन होगा वह इक्वल होगा रिजल्टिंग ऑफ मल्टीपल। यानी कि मल्टीपल अगर व्हील्स चल रहे हैं किसी रोड पे, मल्टीपल ऑफ व्हील्स चल रहे हैं, तो उन मल्टीपल व्हील्स के थ्रू जितना डिफ्लेक्शन होने वाला है, अगर वो सिर्फ एक सिंगल व्हील के में हम मतलब एक सिंगल व्हील से हमें मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड हो जाएगा इन सब का, ठीक है। यानी कि मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताना चाहूँ, एकदम आसान भाषा में, तो यहाँ पे हम करने वाले क्या हैं, यहाँ पे जो है मल्टीपल सिंगल व्हील लोड्स जो लगने वाले हैं रोड पे, मल्टीपल सिंगल व्हील्स यानी कि जितने भी व्हीकल्स चलेंगे उनके द्वारा जितना भी प्री सिलेक्टेड पैरामीटर है, जितने भी चीज़ों को हमें चेक करना है कि हमें डिफ्लेक्शन चेक करना है, उसके बाद हमें क्रैक्स चेक करने हैं कि इन मल्टीपल जो भी हमारे मल्टीपल व्हील्स चल रहे हैं उनके उनके इफेक्ट की वजह से उस रोड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे इंप्रेशन आने वाला है, उसे अगर हम किसी एक सिंगल व्हील लोड के द्वारा दर्शा सकें तो उसे ही हम इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगले फैक्टर की, तो अगला फैक्टर है इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। यानी कि वो जो चीज़ था हमने उसमें बता दिया कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होता है। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो होता है वो आपका होता है एक तरह का रिजल्टेंट होता है मल्टीपल सिंगल व्हील लोड्स का, जो कि रोड पे चलने वाली हैं। और जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होता है वो उतना ही रिजल्टेंट देता है, उतना ही इफेक्ट डालता है जितना कि वो मल्टीपल सिंगल व्हील लोड्स डालेंगी। तो वो दोनों जो है मतलब इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड और जो मल्टीपल सिंगल व्हील लोड है वो एक दूसरे के मतलब इफेक्ट उन दोनों का सेम होगा, बस होगा ये कि ये मल्टीपल है और ये इक्वल है, मतलब ये अकेला ही इन सब के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर क्या होता है, तो जो इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर होता है वो होता है डैमेज caused to the pavement by one application of the axle load under consideration relative to the damage caused by single application of standard axle load of 80 kN। यानी कि इसमें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर में क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि अगर किसी व्हीकल के द्वारा अगर किसी एक्सल लोड के द्वारा कितना डैमेज हो रहा है हमारे पेमेंट को, मतलब अगर हमारा किसी एक एक्सल लोड के द्वारा कितना डैमेज हो रहा है हमारे पेमेंट को, अगर हम रिलेटिवली बात करें किसकी तुलना में, हमारे एक स्टैंडर्ड एक्सल की तुलना में जो कि हमारा 80 किलोन्यूटन का है, एक्सल लोड 80 किलोन्यूटन का है। यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं, मैं एकदम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बताता हूँ। इसमें होता ये है कि इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा एक्सल लोड रोड पे चल रहा है, जिसके थ्रू जो हमारे रोड पे डैमेज हो रहा है वो कितना डैमेज हो रहा है इन रिलेटिव हमारे स्टैंडर्ड एक्सल लोड का, जो कि हमारा 80 किलोन्यूटन है, ठीक है।
यानी कि हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक्सल लोड के द्वारा कितना डैमेज पहुंचेगा किसी भी पेमेंट को, उसे कंपेयर करते हैं एक सिंगल एक्सल लोड के द्वारा कितना डैमेज पहुंचेगा। और हम यहाँ पे सिंगल एक्सल लोड का जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 80 किलोन्यूटन। और अगर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मूला की, तो जो हमारा इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सल लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड पे पावर 4। ठीक है, मतलब कि जो हमारा एक्सल लोड लग रहा है वो अपॉन स्टैंडर्ड लोड की अगर हम बात करें तो हम 80 किलोमीटर लेते हैं, 80 किलोमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बस ऐसे नाम ही रखा है। तो एक्सल लोड अपॉन स्टैंडर्ड लोड पे होल पावर 4, ये आपका हो जाएगा क्या, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें स्पॉट टेस्ट की, तो स्पॉट टेस्ट क्या होता है, ये एक क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है बिटुमिन का कि बिटुमिन क्रैक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है स्पॉट टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो स्पॉट टेस्ट हम बिटुमिन के लिए करते हैं, और इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि बिटुमिन क्रैक हुआ है या फिर क्रैक है या फिर अनक्रैक है। अब बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट का हम डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। अभी तक तो हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, तो अगर हम बात करें पेमेंट डिज़ाइन की, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन की, तो एक चीज़ होता है हमारा ग्रुप इंडेक्स, जो आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो सॉइल की, उससे हम सॉइल को जो है इंडेक्स के थ्रू बांट सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पता चलती है। इसका जो फॉर्मूला होता है GI का, वो होता है 0.2A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 CA। ठीक है, 0.005 CA। इसको अगर आपको याद करना हो, बहुत मेरे दोस्तों को याद होगा और बहुत से ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको नहीं याद होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 0.2, ठीक है, 0.2A, उसके बाद आप प्लस करिए, फिर इसका आधा करिए, 0 पॉइंट, मतलब जैसे ये मान लीजिए 20 है, एक तरह से आप मतलब मन में मानिए नंबर्स के, अगर आप देखें तो अगर ये 2 है तो आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, और आपको क्या करना है, एक 0 बढ़ा लेना है बस। उसके बाद आप क्या करिए, आप यहाँ पे B लिख लीजिए, उसके बाद फिर से आप प्लस करिए, अब इसको भी आधा करना है और एक 0 बढ़ा लेना है, 0.00 और फिर यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 0 का, यहाँ पे 5। अब 0.2 0.01 मिल गया, 0.005 मिल गया, A B यहाँ पे C हो जाएगा। और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम लोग का C आ गया, अब हम फिर इसको छोड़ के अब यहाँ से हम शुरू करेंगे D, और यहाँ पे हम फिर से A, तो हमें यहाँ पे हमारा GI इंडेक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ABCD होता क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा A होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, मतलब कितना हमारा जो सॉइल है वो सॉइल में से कितने ऐसे मतलब उसके पार्टिकल्स हैं जो कि 75% माइक्रोन से पास हो रहे हैं, -35, यानी परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन -35। अगर हम बात करें B की, तो B है हमारा 75 माइक्रोन पासिंग परसेंट -15। पहले हमारा 35, फिर हमने 15 किया। उसके बाद C है हमारा WL-40, और D है हमारा IP-10। यहाँ पे WL क्या है, WL है हमारा सॉइल का लिक्विड लिमिट, और IP है हमारा प्लास्टिक इंडेक्स। ठीक है, क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया ABCD के बारे में कि क्या होता है ABCD। A होता है 75 माइक्रोन पासिंग परसेंट -35, B होता है 75 माइक्रोन पासिंग -15, और C है जो आपका WL-40, और D है आपका IP-10, जो कि IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। और ये जो वैल्यू है ग्रुप इंडेक्स है, वो वैरी करता है 0 से लेके 20 तक, 0 से लेके 20 तक। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो है 0, मतलब जितना वैल्यू इसका कम होगा, मतलब अगर आपका वैल्यू 0 है मतलब सॉइल आपका सबसे बेहतर क्वालिटी का है, और अगर आपका वैल्यू 20 है तो मतलब आपका जो आपका सॉइल है वो सबसे पुअर क्वालिटी का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स फंक्शन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रुप इंडेक्स, थिकनेस ऑफ सरफेस कोर्स एंड बेस कोर्स फंक्शन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रुप इंडेक्स, यानी कि जो हमारा सरफेस कोर्स का और जो बेस कोर्स का थिकनेस होता है उसे हम ट्रैफिक वॉल्यूम और ग्रुप इंडेक्स के द्वारा ही पता करते हैं। मतलब ये जो होता है सरफेस कोर्स और बेस कोर्स का थिकनेस, वो ट्रैफिक वॉल्यूम और ग्रुप इंडेक्स का फंक्शन होता है, जबकि थिकनेस ऑफ सब बेस जो होता है, थिकनेस ऑफ सब बेस, वो डिपेंड करता है किस पे, GI वैल्यू पे, सिर्फ और सिर्फ GI वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सरफेस कोर्स और बेस कोर्स होता है वो ग्रुप ट्रैफिक वॉल्यूम और ग्रुप इंडेक्स दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सब बेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ GI वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस की कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो के द्वारा। इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैं आपको पेवमेंट मटेरियल पढ़ा रहा था कि किस तरह से हम सॉइल का टेस्ट करते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप मतलब इन पॉइंट्स को याद रखें और पिछले वीडियोज़ को भी साथ में पढ़ते हुए लेके चलें, जिससे कि आपको आगे किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। फिर इसमें हम बात करते हैं कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो में, तो व्हेन CBR वैल्यू इज लेस देन 12%,
तभी ओनली एप्लीकेबल, मतलब अगर आपका सीबीआर वैल्यू 12% से कम है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और इससे हम थिकनेस निकालते हैं जिसका वैल्यू मतलब फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ, टी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1.75 पी बाई सी बी आर माइनस ए बाई पाई। ठीक है, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन व्हीकल इज टेकन एज 7.5%। यानी कि यहाँ पे जो हमने पिछले फॉर्मूला में पढ़ा कि कितना हम लोग लेते हैं रेट ऑफ इंक्रीज, तो हम यहाँ पे एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज कितना लेते हैं, 7.5% लेते हैं एज पर आईआरसी। इसके बाद हम बात करते हैं रिमोल्डेड सॉइल की। तो रिमोल्डेड सॉइल शुड बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी आफ्टर सोकिंग इट फॉर 4 days। यानी कि जो भी हमारे रिमोल्डेड सॉइल्स होते हैं, रिमोल्डेड सॉइल्स क्या होते हैं, तो रिमोल्डेड सॉइल्स वो सॉइल्स होते हैं जिनको हमने कहीं से, मतलब वो सॉइल्स जिनको हमने उसके प्लेस से हटा के कहीं और शिफ्ट किया है, या फिर जिनको हमने क्या बोलते हैं, ये किया है, छेड़छाड़ की है जिसके साथ, उसे हम रिमोल्डेड सॉइल कहते हैं। तो उसे हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसे हम लेबोरेटरी में 4 दिनों के लिए पानी में सोख के रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की। तो टॉप 50 सेंटीमीटर सबग्रेड शुड बी कंपैक्टेड एटलीस्ट 95 to 100% ऑफ प्रॉक्टर डेंसिटी। ठीक है, यानी कि जो टॉप 50 सेंटीमीटर है सबग्रेड का, उसे हम कम से कम 95 से लेकर मतलब उसे कम से कम 95 से लेकर 100% तक जो है आप उसे कंपैक्ट करें प्रॉक्टर डेंसिटी, मतलब प्रॉक्टर डेंसिटी से। इसे ये जो मतलब ये है टर्मोलॉजी है, ये आपको सॉइल मैकेनिक्स में मिलेंगी, उसमें मैं आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए आप सुन लीजिए। उसके बाद सॉइल शुड बी कंपैक्टेड एट ओएमसी, यानी ओएमसी, ये भी पॉइंट जो है आपको सॉइल में मिलेगा। ओएमसी मतलब होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओएमसी मतलब होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसका मतलब होता है वो कंटेंट जिसपे जो सॉइल है वो आपका, उसमें आपके जो ड्राई डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम हो। इसके बाद हम बात करते हैं डिजाइन थिकनेस इज कंसीडर्ड एप्लीकेबल फॉर सिंगल एक्सल लोड अप टू 8200 kg एंड टेंडम एक्सल लोड अप टू 14,500 kg। यानी कि जो हमारा डिज़ाइन थिकनेस होता है उसे हम कंसिडर करते हैं सिंगल एक्सल लोड में 8200 kg तक, यानी 8200 kg तक, और टेंडम एक्सल लोड के लिए 14500 kg तक। अब हम बात करें अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की, हम फ्लेक्सिबल पेमेंट किस आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग, किस आईआरसी कोड के रिकमेंडेशन में दिया गया है, तो ये आईआरसी 37 में दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। फ्लेक्सिबल पेमेंट किस में दिया है, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है आईआरसी 37 में दिया गया है। आईआरसी 37 1985 में के 1985 में, मतलब इस आईआरसी कोड में आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं मक्लियोड मेथड की। मक्लियोड मेथड से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि थिकनेस हमें कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूलाज इंपेरिकल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो आप इन्हें एक बार ध्यान में रखें क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मक्लियोड मेथड में क्या होता है, इसमें थिकनेस ऑफ ग्रेवल बेस रिक्वायर्ड कितना होता है इसे हम पता करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, T इज इक्वल्स टू K log 10 P बाई एस। ठीक है, K log 10 P बाई एस, वेयर P क्या है, P इज इक्वल्स टू ग्रॉस व्हीकल लोड, ग्रॉस व्हील लोड, एंड S इज योर टोटल सबग्रेड सपोर्ट। ठीक है, टोटल सबग्रेड सपोर्ट, और K जो है वो आपका बेस कोर्स कांस्टेंट है। ये एक फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला है। T जो कि सेंटीमीटर में, और ये थिकनेस बता रहा है कि किसकी, ग्रेवल बेस की, और यहाँ पे K जो है T इज इक्वल्स टू K log P बाई एस, वेयर P इज इक्वल्स टू ग्रॉस व्हील लोड एंड S इज इक्वल्स टू टोटल सबग्रेड सपोर्ट। तो अब हम बात करते हैं कैलिफोर्निया रेजिस्टिंग वैल्यू मेथड की। ये वैल्यू और ये जो मेथड है, ये और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग मेथड हैं। कैलिफोर्निया रेजिस्टिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है, अगर आपका थिकनेस निकालना है हमें T सेंटीमीटर, तो वो क्या होता है, वो होता है K TI 90 माइनस आर अपॉन सी पे पावर 1/5। यहाँ पे K जो है वो आपका एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.166 है, और R जो है वो आपका स्टेबिलोमीटर वैल्यू है, और C जो है वो आपका कोहेजियोमीटर वैल्यू है। और जो यहाँ पे TI है वो आपका ट्रैफिक इंडेक्स है। ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसे बस आपको ध्यान में रखना है, बस आप पहचान ले कि हाँ ये क्या बोलते हैं कैलिफोर्निया रजिस्टिंग वैल्यू मेथड है, तो उतना भी बहुत होगा, क्योंकि ये जो है बेसिकली ESE या फिर AE में आता है, JEE में बहुत कम आता है, लेकिन हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो आप बस इसे ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें इस वैल्यू से हमें एक ये रिलेशन मिलता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 पे होल पावर 1/5। जैसा कि आप देख सकते हैं T और C जो है एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर से याद रखिएगा। T1 अपॉन T2 यानी जो थिकनेस है T1 अपॉन T2 वो बराबर होगा किसके, C2 अपॉन C1 पे होल पावर 1/5 के। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ट्राई एक्सल टेस्ट मेथड की। ट्राई एक्सल टेस्ट मेथड, इसे हम बढ़िया से पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके द्वारा थिकनेस निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3pxy अपॉन 2 पाई ES डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और
इंटू ई एस अपॉन ई पी पे होल पावर 1/3। ये जो फॉर्मूला है, इतना बड़ा फॉर्मूला, हमें बस इसका एक फॉर्मेट याद रखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस फॉर्मूला से हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है, जो हमारा मेन रिलेशन हमें याद रखना है, वो ये है कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 पे होल पावर 1/3। यहाँ पे जो ई एस अपॉन मतलब यहाँ पे जो हमारा ई एस अपॉन ई पी जो हमने इस फॉर्मूला में यूज़ किया है, वो हमारा स्टिफनेस फैक्टर कहलाता है, ई एस अपॉन ई पी पे होल पावर 1/3। और अगर हम बात करें यहाँ पे E2 या फिर E1 क्या है, तो ये हमारा इलास्टिक मॉडुलस है। ये जो है हमारा इलास्टिक मॉडुलस है। और इस फॉर्मूला के थ्रू हमें पता चल रहा है कि थिकनेस और इलास्टिक मॉडुलस का जो है, इलास्टिक मॉडुलस का क्या रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम ट्राइएक्सियल टेस्ट मेथड के थ्रू डिराइव करते हैं। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 पे होल पावर 1/3। अगर हमें दो क्या बोलते हैं दो पेवमेंट का थिकनेस दिए रखा हो और किसी एक का इलास्टिक मॉडुलस दे रखा हो, तो उसके थ्रू हम किसी दूसरे का मतलब निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमें ये पता चलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें याद रखना चाहिए। T1 अपॉन T2 इक्वल टू E2 अपॉन E1 पे होल पावर 1/3। T1 अपॉन T2 का अगर हम इलास्टिक मॉडुलस से बात करें तो 1/3, और अगर हम कोहेजियोमीटर से बात करें, कोहेजियोमीटर वैल्यू से, तो वो 1/5 पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले मेथड की, तो वो है बर्मिस्टर मेथड। बर्मिस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, बर्मिस्टर मेथड में L एंड W आर कंसिडर्ड इन्फिनिटी बट डेप्थ इज कंसिडर्ड फाइनाइट। यानी कि इसमें जो हम रोड लेते हैं उसका लेंथ और विड्थ हम इन्फिनिटी रखते हैं, इन्फिनिटी मानते हैं, लेकिन जो डेप्थ है उसे हम फाइनाइट मांगते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ देता है कि एज पर मतलब बर्मिस्टर मेथड के अकॉर्डिंगली जो हमारा एल या डब्ल्यू है वो इनफाइनाइट रखते हैं कि फाइनाइट रखते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इट इज अ लेयर्ड सिस्टम एनालिसिस इन विच द पेमेंट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेक्सिबल लेयर्स ऑफ मटेरियल प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ टॉप लेयर इज हाई। यानी कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पेमेंट, और इसमें हम ऐसा मानते हैं कि ये जो जितने भी लेयर हैं वो सभी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने हैं, और ये इस तरह से रखे हुए हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर टॉप लेयर है उसका इलास्टिक मॉडुलस क्या है, सबसे हाई है। इसके बाद हमें दो डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप दिए गए हैं, जिसमें से एक है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए और दूसरा है रिजिड पेमेंट के लिए। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो हमारा सेटलमेंट का हम बात कर रहे हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1.5 PA अपॉन ES इंटू F2। और अगर हम बात करें रिजिड की, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू 1.18 PA अपॉन ES इंटू F2। इन दोनों फॉर्मूलाज को हमने इससे पहले पेमेंट मटेरियल में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और इसमें मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत सारा टाइम वहाँ पे वेस्ट किया है, आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं उसके चक्कर में टाइम वेस्ट ना करूँ। यहाँ पे जो D है उसे हम डिजाइन डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये दो फार्मूलाज एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप जिन्हें हम कहते हैं। और मैं एक बार और बता दूं तो डेल्टा इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 1.5 PA अपॉन ES F2, और अगर हम रिजिड की बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू 1.18 PA अपॉन ES इंटू F2। यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यू का चेंज हो रहा है, 1.5 का और 1.8 का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेमेंट कि रिजिड पेमेंट का जो डिज़ाइन है वो हम कैसे करते हैं। तो इसमें हमने बताया था आपको कि प्लेट बेयरिंग टेस्ट में हम मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालते हैं जिसकी वैल्यू K होती है, और ये जो K है उसका वैल्यू होता है P अपॉन 0.125 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमने पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंगली एज पर IRC K75 इज इक्वल्स टू 0.5 K30। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इसके बारे में भी आपको पेमेंट मटेरियल में इसके पहले वीडियो में बताया है कि हम एक K से यानी एक सबग्रेड मॉडुलस से हम दूसरे सबग्रेड मॉडुलस को निकाल सकते हैं। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप उसे देख लीजिए। तो उसी में हमें एक रिलेशनशिप पता चल रहा है एज पर IRC K75 इज इक्वल्स टू 0.5 K30, यानी कि जो आपका K75 है, यानी जो आपका सबग्रेड मॉडुलस है 75 सेंटीमीटर डाया प्लेट के लिए, वो क्या होगा, वो बराबर होगा K30 के सबग्रेड मॉडुलस के आधा के बराबर होगा। मतलब कि अगर आपका K30 से आप सबग्रेड मॉडुलस निकाल रहे हैं तो जब उसका आप आधा करेंगे तो आपको K75 का जो है K75 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम P की बात कर रहे हैं, P यहाँ पे इस P की वो प्रेशर इन प्लेट बेयरिंग टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.25 mm सेटलमेंट। ये सब मैंने आपको बता दिए पिछली वीडियो में, बस एक तरह से रिवीजन आप ले सकते हैं इसे। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो यहाँ पे जो है आपका कंक्रीट का पोजन रेशियो लेते हैं वो हम 0.15 लेते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारा रेडियस कितना होता है रिलेटिव स्टिफनेस का, तो वो होता है L इज इक्वल्स टू EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू का स्क्वायर पे होल पावर 1/4। ये भी एक इंपेरिकल फार्मूला है, जिसे आप बस ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसे मैंने बस आपको ऐड करके बता दिया है ताकि आप इसे याद रखें। L इज इक्वल्स टू EH³ अपॉन 12K 1 माइनस म्यू का स्क्वायर पे होल पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन की।
कि क्या इक्विवेलेंट रेडियस होगा किसी भी रेजिस्टिंग सेक्शन का। द रेडियस ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ द पेमेंट विच इज रेजिस्टिंग द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ प्लेट ड्यू टू लोडिंग अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर मेथड, यानी कि वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें किसी भी स्मॉल एरिया के रेडियस का जो कि लोड की वजह से ड्यू टू लोडिंग रेजिस्ट कर रहा है बेंडिंग मोमेंट को, तो वो जो होगा बराबर होगा किसके, यानी कि बी जो आपका रेडियस है वो बराबर होगा, सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं तो आपका जो रेडियस होगा बी वो बराबर होगा किसके, अंडर रूट में 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे हम अगर बात करें ए क्या है तो ये आपका रेडियस ऑफ व्हील लोड है, व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपका कितना रेडियस है व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, और एच जो है वो आपका है स्लैब थिकनेस। ठीक है, एच क्या है, स्लैब थिकनेस है। तो यहाँ पे जो बी होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा अंडर रूट में 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेडियस का किसी भी रेजिस्टिंग सेक्शन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस की, कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस किस तरह से होते हैं, किस तरह के मतलब स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं किसी भी रिजिड पेमेंट में। तो अगर हम बात करें समर में, यानी कि समर एंड मिड डे में, समर में आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो उस समय एजेस पे जो होता है, जो एजेस पे हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो बराबर होती है किसके, सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग माइनस सिग्मा फ्रिक्शन। ठीक है, सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग माइनस सिग्मा फ्रिक्शन, ये सब स्ट्रेस है, स्ट्रेस ड्यू टू लोड, स्ट्रेस ड्यू टू रैपिंग, स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर हम मिड नाइट की बात करें तो वहाँ पे हमारा किसी भी तरह का फ्रिक्शन वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग। और अगर हम विंटर की बात करें तो यहाँ पे विंटर और वो भी मिड डे में, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिड नाइट में हम किस फ्रिक्शन स्ट्रेस को नहीं ये करते हैं, मतलब नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ डे में ही कंसिडर करते हैं, और उसमें भी कब, समर में निगेटिव और विंटर में पॉजिटिव। तो विंटर और मिड डे में अगर हम बात करें एट एजेस, यानी जो आपका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जनरेट होता है वो एजेस पे जनरेट होता है, समर एंड मिड डे में जो है आपका जो स्ट्रेस है, कॉम्बिनेशन स्ट्रेस क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेस, वो एजेस पे जनरेट होता है, और जो आपका मिड नाइट में है वो कॉर्नर पे जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम विंटर एंड मिड डे की बात करें तो ये आपका बराबर होता है किसके, सिग्मा लोड प्लस सिग्मा रैपिंग प्लस सिग्मा फ्रिक्शन के। ठीक है, और अगर हम बात करें क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेस डेवलप एट एजेस इन डे टाइम वाइल इन नाइट इट डेवलप्स एट कॉर्नर, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेस डेवलप एट एजेस इन डे टाइम वाइल इन नाइट इट डेवलप्स एट कॉर्नर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैंने आपको एक सेक्शन बना के दिया है जो कि एक सीसी पेमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे ये डबल बार्स, टाई बार्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, इन सबको मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिसे आप देख के समझ जाएंगे, आपको आसानी होगी समझने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका ट्रांसवर्स जॉइंट है, ये इस ट्रांसवर्स जॉइंट में हमने डबल बार दिया है, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है इसमें हमने टाई बार दिया है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स जॉइंट में हम क्या देते हैं, डबल बार देते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में हम क्या देते हैं, टाई बार देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये अलाउ एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, यानी कि अगर आपका जो टेम्परेचर में राइज होगा तो ये क्या करता है, ये जो है अलाउ करता है रोड को एक्सपैंड होने में, जिससे कि उसमें थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। अगर आपका कंस्ट्रक्शन विंटर में हो रहा है तो आपकी जो स्पेसिंग रखी जाएगी वो 50 to 60 मीटर रखी जाएगी एक्सपेंशन जॉइंट की, और अगर हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है समर में तो जो आपकी स्पेसिंग रखी जाएगी वो रखी जाएगी 90 to 120 मीटर तक। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एक्सपेंशन जॉइंट कितना रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 140 मीटर, और इसका जो थिकनेस होता है वो हम रखते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब जो मैंने आपको बताया डबल बार इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स जॉइंट। इसके बाद हम बात करें कि हमारा लेंथ ऑफ स्पेसिंग कितना होता है एक्सपेंशन जॉइंट का, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो वो होती है डेल्टा अपॉन 2 अल्फा डेल्टा टी, L इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन 2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा जो है वो आपका गैप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट है, ये अल्फा के अराउंड डेल्टा, और ये जो अल्फा है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर इन राइज है। यानी कि आप कह सकते हैं कि L इक्वल्स टू अल्फा, L इक्वल्स टू क्या कहते हैं, L इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन 2 अल्फा डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, एक्सपेंशन जॉइंट का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की। तो ये क्या करता है, प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसे हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट स्लैब ड्यू टू इट्स नेचुरल श्रिंकेज एंड मॉइस्चर वेरिएशन। ये क्या करता है, इसे हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, किसे प्रिवेंट करने के लिए, तो इससे प्रिवेंट होता है कि आपका जो कॉन्क्रीट, ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्क्रीट जो है वो क्या बोलते हैं, श्रिंक करता है मॉइस्चर वेरिएशन के अकॉर्डिंगली, तो उससे बचने के लिए, ताकि उससे किसी भी तरह का स्ट्रेस जनरेट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। और ठीक है, और अगर हम बात करें व्हेन नो रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, अगर इसमें दो कंडीशन बनती हैं कि आप जो है कितना लेंथ रखेंगे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का, स्पेसिंग कितना रखेंगे कॉन्स्ट्रक्शन जॉइंट का। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, पहला कि जब आप रेनफोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा कि जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
जब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो जो आप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 2 सिग्मा अपॉन एफ गामा कॉन्क्रीट। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा जो है, यहाँ पे जो सिग्मा है वो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, और गामा कॉन्क्रीट आपका यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट है, एफ जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्क्रीट एंड बेस है। तो ये फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का, जो कि L इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन एफ गामा कॉन्क्रीट, जो कि तब है जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और अगर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा L का वैल्यू होगा वो होगा 2 सिग्मा ST अपॉन BH गामा कॉन्क्रीट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की कि मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन RCC पेमेंट एज पर IRC इज 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एज पर IRC। ठीक है, और मिनिमम स्पेसिंग जो हम रखते हैं वो कितना रखते हैं 4.5 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं वार्पिंग जॉइंट की। ये जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं कि ये जॉइंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमें जो है वैपिंग से रिलीव मिल सके, प्रोवाइडेड टू रिलीव द वैपिंग। और ये जो है रेयरली नीडेड होता है, इसे बहुत कम ही प्रोवाइड किया जाता है, और इसे जो है हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के मतलब अलॉन्ग प्रोवाइड करते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ पेमेंट टू रेड्यूस द वार्पिंग स्ट्रेस, यानी कि आप वार्पिंग जॉइंट को ही लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट भी कह सकते हैं। इसे हम इस तरह इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वार्पिंग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। और ये जो है दीज आर प्रोवाइडेड विद टाई बार्स, इनमें जो है टाई बार्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में हम लोग टाई बार प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो बार लेंथ होता है, लेंथ ऑफ टाई बार, वो क्या होता है 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ होता है। डेवलपमेंट लेंथ के बारे में हम अच्छे से RCC में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊँ तो वो ये डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होता है जितना कि हमें मिनिमम प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो है कंक्रीट और स्टील के बीच में किसी भी तरह का स्लीपेज ना हो, वो एक दूसरे में फिसले ना, खींचने पे निकल ना जाए। ठीक है, डबल बार क्या करता है, तो डबल बार जो है एक लोड ट्रांसफरिंग डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ये क्या करता है। डबल बार के कुछ फंक्शंस जो हैं वो बता रहे हैं मैं यहाँ पे। तो डबल बार क्या करता है, ये लोड ट्रांसफर डिवाइस है अक्रॉस द ट्रांसवर्स जॉइंट, यानी कि जब आप ये आपका अगर पेमेंट है जो ऐसे अगर बढ़ रहा है तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो गया, इसे हम वार्पिंग कम करने के लिए देते हैं। और ये जो आपका ट्रांसवर्स जॉइंट है, इस पे जो है यहाँ पे टाई बार प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जो है डबल बार प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, ये लोड को ट्रांसफर करता है अच्छे तरह से, ताकि ऐसा ना हो कि ये जो है ये वाला जो आपका स्लैब है वो पूरा सेटल कर जाए और ये सेटल ना हो। इससे ये इस तरह से कनेक्शन जोड़ता है जिससे कि लोड अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इनमें जो है अगर सेटलमेंट होता है तो बराबर होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिए डिफरेंशियल सेटलमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद हम बात करें अगर लोड ट्रांसफर कैपेसिटी की डबल बार की, तो वो होती है 40% ऑफ द व्हील लोड, यानी कि जो आपका व्हील लोड आ रहा है उसका 40% अगर हम निकाल दें तो वो हमारा लोड ट्रांसफर कैपेसिटी हो जाएगा डबल बार की। और इसके बीच में जो हम स्पेसिंग रखते हैं वो हम ऑब्वियस सी बात है 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो नियरली कितनी होती है, क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ जो होती है वो हम 60 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं, 60 सेंटीमीटर। और इसकी डाया जो है वो वैरी करती है 20 मीटर से लेकर 20 mm से लेकर 30 mm तक। तो ये था इस वीडियो में, और इस समय मैं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था आज के लिए, तो इसलिए मैंने फटाफट निपटा दिया। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं आपको दिक्कत हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं अगले बार मतलब अगले वीडियो में यानी कि कल के लेक्चर में इसको अच्छी तरह से, और मतलब अगर कोई आपको मतलब डाउट हो तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सब कुछ बता दिए। और जो कि आपको मैंने इंपेरिकल फार्मूलाज बताएं, उन इंपेरिकल फार्मूलाज को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको एग्जाम ऐसे तुरंत से याद नहीं होगी, लेकिन आप जब रिविजन करते रहेंगे तो विथ टाइम आप क्या करेंगे, आप जो है उनसे फैमिलियर हो जाएंगे, और आपको कुछ दिनों बाद वो कुछ तरह से याद ही हो जाएंगे, और आप उसे बस पहचान सके कि हाँ ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है। और जो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि उनसे हमें क्या रिलेशनशिप मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइएक्सियल टेस्ट में आपको टी और ई का, यानी कि थिकनेस और इलास्टिक मॉडुलस का रिलेशन मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें कैलिफोर्निया रेजिस्टिंग वैल्यू मेथड की, तो वहाँ पे थिकनेस और कोहेजियोमीटर वैल्यू की हमें ये मिल रही है, रिलेशनशिप मिल रही है। तो इन रिलेशनशिप को हमें याद रखना है, क्योंकि AJE एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि अगर हम T1 दिया है, C1 दिया है, T2 दिया है, तो बताओ C2 क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसे सॉल्व कर सकें। तो ये था इस वीडियो में, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का ये दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उससे ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से इंटरेक्शन कर सकें। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ लें, जिससे कि आपको जो PDF और नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस SSC JEE 90 डेज के क्रैश कोर्स से जुड़ सकें। और वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें। थैंक यू।